गुड इवनिंग क्लास। आधुनिक भारत के श्रृंखला में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। 2 भाग देखे। उसके बाद अगला टॉपिक हम ये पढ़ चुके थे बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को पेपर के दृष्टिकोण से देखें तो क्वेश्चन लगभग बनते हैं, हमारे 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं हिस्ट्री के नाते। मराठा साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम लोग उसको 2 भाग में पढ़ेंगे। आज भाग 1 हम लोग पढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का ये वाला क्षेत्र, अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ये पश्चिमी घाट की यहाँ पर पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पूरी नीचे तक जाती है, हम लोगों को मालूम है ये बात ज्योग्राफी में। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, इन्हीं पे किले होते थे। किले होने के कारण ये लोग ऊंचाई पर होते थे और उत्तर से जो हमले होते थे मुगलों के, यानी ऊपर इन हमलों से ये लोग लड़ने में सक्षम रहे और इस प्रणाली को से लड़े, वो थी गोरिल्ला प्रणाली। छापा मारूद प्रणाली में ये लोग माहिर थे तो लगभग जीत जाते थे, क्योंकि आम जो सैनिक होते थे, जो मुगलों के सैनिक होते थे, वो मैदानी भाग में लड़ने के सक्षम होते थे, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ नहीं पाते थे। इसलिए मराठों का एक तो प्लस पॉइंट ये था। फिर हम देखें इस वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने का अन्य कम होता है, अर्थात इनके पास धन का अभाव भी मराठों के पास रहा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हमको ये बात समझ में आएगी, मराठों के पास धन का अभाव रहा। एक सरल भाषा में बात कही जाती है, अभाव और प्रभाव किसी के जीवन में एक बड़ा रोल अदा करते हैं और उसको काफी दूर तक ले जाते हैं। मराठाओं का उदय अगर देखा जाए तो अभाव और प्रभाव इन दोनों से ही काफी जुड़ा हुआ रहा। शिवाजी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, फिर हम लोग टॉपिक शुरू करें। शिवाजी के पिताजी का जो नाम था वो था साजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिताजी साजी भोसले राजस्थान के सिसोदिया वंश से संबंधित थे, जबकि जो उनकी माता जी थी वो देवगिरी के यादव वंश से थी। साजी जो इनके पिताजी थे शिवाजी के, ये शुरुआत में अहमदनगर जो राज्य था वहां पे सेना में थे। वहां पे इनको एक पूना सूपा की जागीर प्राप्त हुई। आगे चल के यही वो जागीर होगी जो शिवाजी को मिलेगी और उसी जागीर को आगे बढ़ा के मराठा साम्राज्य की एक स्थापना करेंगे छत्रपति शिवाजी। अहमदनगर में कुछ दिन नौकरी करने के बाद साजी भोसले जहांगीर, यानी उस समय दिल्ली में ऊपर जहांगीर बैठे हुए थे। दिल्ली यहाँ हो गई, यहाँ पे जहांगीर बैठे हुए थे। जहांगीर के यहाँ पे कुछ दिन नौकरी की, वहां से पुनः अहमदनगर आ गए। जब ये अहमदनगर आए साजी भोसले, तो अहमदनगर के जो सुल्तान थे मुर्तजा प्रथम, उनका नाम मुर्तजा प्रथम था, उनकी हत्या हो जाती है और उनका 10 साल का एक पुत्र था अल्पवय, जिसका नाम था मुर्तजा द्वितीय। उसको गद्दी भी बिठाते हैं और लाई के किंग मेकर की हैसियत से साजी भोसले शासन करना शुरू कर देते हैं। यानी अहमदनगर पे साजी भोसले किंग मेकर बन के गद्दी पे बैठे, क्योंकि राजा जो बना तो 10 साल का अल्पवयस्क पुत्र था। यहां तक कहानी आते आते दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन होता है। शाहजहां बैठे होते हैं। शाहजहां को ये बात अच्छी नहीं लगती है और साजी भोसले लड़ तो सकते नहीं थे, क्योंकि अहमदनगर एक छोटा राज्य था। तो एक समझौता किया गया, जितने किले थे सब शाहजहां के पास चले जाते हैं। बाद में क्या होता है, साजी भोसले अहमदनगर छोड़ के बीजापुर चले जाते हैं। अब बीजापुर के राजदरबार में नौकरी करना प्रारंभ करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि शिकार खेलने निकले। शिकार खेलते हुए हिरन का शिकार कर रहे थे। हिरन का शिकार करते हुए घोड़े से गिर गए और साजी भोसले की मृत्यु हो जाती है। साजी भोसले की मृत्यु 1664 में होगी। तब तक शिवाजी काफी बड़े हो चुके होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि घोड़े से गिर के मृत्यु किसकी हुई, तो एक बहुत ज्यादा जो पेपर में हमारे क्वेश्चन आता है वो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिर के मृत्यु हुई थी। इसी तरीके साजी भोसले जो शिवाजी के पिताजी थे, इनकी मृत्यु भी घोड़े से गिरकर ही हुई थी। वो चौगान खेल रहे थे, ये हिरन का शिकार कर रहे थे। 20 अप्रैल 1627 शिवाजी का जन्म होता है। शिवाजी का जन्म शिवनेरी नामक दुर्ग में होता है। वहां पे शिवनेरी देवी की पूजा होती थी।
इसलिए इस बच्चे का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी के जन्म के कुछ दिन बाद साजी भोसले ने एक दूसरी महिला से शादी कर ली, यानी दूसरा विवाह कर लिया। उसका नाम था तुकाजी मोहिते। तुकाजी मोहिते से ब्याह करने के बाद इन्होंने अपनी पत्नी जीजाबाई और अपने पुत्र शिवाजी को अपने एक निकटतम मित्र जिनका नाम था दादा कोणदेव के संरक्षण में रख दिया। दादा कोणदेव के संरक्षण में जीजाबाई और शिवाजी रहे। जीजाबाई का प्रभाव अपने पुत्र पर बहुत ज्यादा पड़ा। जीजाबाई आदर्श माता रही। हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में कि एक स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट हुआ करता था, यदि मुझको जीजाबाई जैसी 100 मां मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान की तकदीर बदल दूंगा। ये जीजाबाई के लिए कहा जाता था। हिंदुस्तान की महिलाएं जो हैं वो काफी सेंसिटिव रहती हैं अपने पति को लेके, और फिर पति दूसरी महिला के साथ चला जाए तो ये तो बहुत ही बड़ा विवाद का कारण बन जाता है। लेकिन इनकी माता जीजाबाई जो थी शिवाजी की, ये पूरा गुस्सा अपने अंदर पाले रही और उस पूरे गुस्से को अपने बच्चे के अंदर भर दिया। भरा कैसे? रामायण और महाभारत की वीरता की कहानी पढ़ा पढ़ा के इस बच्चे को बड़ा किया, संस्कार दिए। इसमें जीजाबाई का रोल बहुत अहम था। दादा कोणदेव के संरक्षण में लड़का बड़ा हुआ। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इनके एक दूसरे गुरु हुए समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास से इन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म की शिक्षाएं प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि अपनी अंतिम परीक्षा जो उन्होंने दी थी शेरनी का दूध लाकर दी थी। समर्थ गुरु रामदास की 2 किताबें बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो हम आपको बता दें। एक किताब पूछी जाती है आनंद भुवन। आनंद भुवन ये समर्थ गुरु रामदास की एक किताब है। और एक किताब पूछी जाती है दास बोध। दास बोध और आनंद भुवन ये दोनों ही जो किताबें हैं वो समर्थ गुरु रामदास की हैं। समर्थ गुरु रामदास ये शिवाजी के गुरु थे। हिंदू धर्म की जो सनातन धर्म की शिक्षा थी वो यहीं से प्राप्त हुई। माता जी के अंदर 2 गुस्सा थे, एक तो पति छोड़ के चला गया दूसरी महिला के साथ, और दूसरा हिंदू धर्म उस समय दबा हुआ था क्योंकि मुगल थे। हमने आपको बताया शाहजहां, जहांगीर, इन लोगों का शासन हुआ करता था। दिल्ली में भी अहमदनगर, बीजापुर आदिल शाही से संबंधित था। तो कहीं ना कहीं ये एक गुस्सा डबल थी। और उसका एक रीजन ये भी था कि जो इनके पिताजी थे साजी भोसले, वो बीजापुर के दरबार में, अहमदनगर के दरबार में यहाँ जॉब करते रहे, यानी मुस्लिम राज दरबार में ये नौकरी करते रहे। तो गुस्सा धीमे धीमे वो डबल होती चली गई और पूरी गुस्सा उस बच्चे के अंदर बढ़ी। कहा यह जाता है कि जब शिवाजी थोड़े बड़े हुए तो एक बार पिता मिलने आए। जब पिताजी मिलने आए तो ये अपने साथ अपने पुत्र को लेकर राज दरबार घुमाने कि चलो, जिससे अमूमन होता है कि पिताजी आज तुमको घुमा लें, तो इनको घुमाने ले गए। जब राज दरबार में पहुंचे तो बीजापुर के सुल्तान के आगे इन्होंने सलाम नहीं किया। बालक अभी नादान था, ये समझ के छोड़ दिया गया, और प्लस साजी भोसले का पुत्र था। बाद में इससे पूछा गया, बेटा ऐसा क्यों तुमने किया? तो उसने बताया, मेरी माता जी ने बताया है कि इस मुस्लिम सुल्तान के आगे या मुस्लिम धर्म के आगे सर नहीं झुकाना है। गुस्सा इतनी ज्यादा हुआ करती थी। यहीं पे इसके बाद इनके पापा ने, यानी इनके पिताजी ने, साजी भोसले ने अपने पुत्र को पूना सूपा की जागीर दी। पूना सूपा की जो जागीर दी गई, इसके बाद से शिवाजी ने वहां के लोगों को इकट्ठा किया। जो युवा वर्ग था उस युवा वर्ग को मवाले बोलते थे। मवाले ये वकैफ्सूज होती है, हमने बताया धनहीन थे, पैसा नहीं होता था क्योंकि खेती नहीं होती थी, पहाड़ी क्षेत्र था, इस तरीके की बातें थी। इन मवालों को इकट्ठा करके धीमे धीमे अपनी एक टीम इकट्ठा की शिवाजी ने। ये टीम आगे धीमे धीमे बढ़ी और शिवाजी ने जो पहला किला जीता था वो 19 साल की उम्र में तोरण जीता। 19 साल 1646 में तोरण विजय की शिवाजी ने। इसी वर्ष इन्होंने कोंडाना जीता। कोंडाना जीतने के बाद उस किले का नाम सिंहगढ़ रखा। यहाँ पे एक बात कही जाती है कि जब इन्होंने कोंडाना किले को जीता और सिंहगढ़ उसका नाम रखा तो बीजापुर के जो सुल्तान थे उन्होंने इनके पापा को कैद कर लिया था। इस बात से कैद कर लिया तो उसका नाम बदल दिया कि आपका बेटा ये क्या कर रहा। यहाँ पर शिवाजी ने बहुत ही कूटनीति का प्रयोग किया।
और कूटनीति के साथ अपने पिता को वहां से छुड़ा के लाए। इस तरीके के शिवाजी के बारे में कहा जाता है चरित्र के बहुत ही ऊंचे व्यक्ति थे। अक्सर अपने मवालों से बोलते थे, अपने सैनिकों से बोलते थे, किसी भी स्त्री को आप नहीं छुएंगे, किसी धर्म की धार्मिक पुस्तक को नहीं छुएंगे, बाकी आप जो लूटपाट करें। तो शिवाजी का एक संगठन होना उनके चरित्र का बहुत बड़ा योगदान रहा। चरित्र जो उनको मिला वो अपने बचपन से मिला, माता जी और अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ। इस चरित्र इतना बड़ा आगे चल के मराठा साम्राज्य बनेगा। एक बार इनके मवाली किसी को लूट रहे होंगे, लूटते समय जो सामान लेके आए उसमें एक महिला को ले आए, मुस्लिम महिला थी, पालकी में लेके आए, बोले साहब आपके लिए कुछ लेके आए हैं। मुस्लिम महिला उतरी, कहा आप ही शिवाजी? कहा हम ही शिवाजी हैं। उन लोगों को दंडित किया गया जो लोग लेके आए थे, और उसके बाद उस महिला को बाइज्जत उसके घर उसी पालकी से पहुंचाया गया। तो ये चरित्र की जो बातें थी शिवाजी को ये सभी लोग जानते थे। धीमे धीमे कहानी आगे बढ़ेगी। शिवाजी ने कई किले जीते। बीजापुर इस बात से नाराज होने लगा कि दक्षिण में कहीं ना कहीं कोई ताकत उभरना शुरू हो रही है। शिवाजी ने इससे पहले जो कूटनीति की थी वो यहाँ पे इस तरीके से की थी कि बीजापुर को दिलासा दिलाई थी, अगर मुगल का मतलब हो गया उत्तर वाले लोग दक्षिण की तरफ आएंगे तो हम आपसे मिलकर लड़ेंगे। बीजापुर उसमें समझ गया था। अब जब शिवाजी की ताकत बढ़ने लगी तो यही वो बीजापुर था जिसने शिवाजी को मारने का प्लान बनवाया, और इसका काम सौंपा गया अफजल खां को। अफजल खां काफी लंबे चौड़े व्यक्ति थे। सेखी मारते हुए बोल गए थे मैं बिना घोड़े से उतरे हुए शिवाजी को पकड़ लाऊंगा। महाराष्ट्र के लोगों को कद आपने देखा वो थोड़ा छोटा होता है। आम जैसे हरियाणा के लड़के लंबे पाए होते हैं, ठीक है, थोड़ा एटमॉस्फियर जैसे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, कद थोड़ा सा हल्का होता है। शिवाजी का भी कद बहुत ऊंचा नहीं था और अफजल खां काफी लंबा चौड़ा व्यक्ति था। एक मीटिंग तय हुई। मीटिंग कहाँ तय हुई? इन प्रतापगढ़ के जंगलों में तय हुई। प्रतापगढ़ के जंगल की अगर हम आपसे बात बताऊंगे तो एक तो उत्तर प्रदेश में अपने ही प्रतापगढ़ पड़ता है, राजा भैया वाला आंवला के लिए जाना जाता है प्रतापगढ़, लेकिन ये प्रतापगढ़ यहीं पर पड़ता था। ये जो पहाड़ी क्षेत्र थे पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। अच्छा आपने एक बात पढ़ी होगी, पश्चिमी घाट की जो पूरी पहाड़ियां हैं इसका जो उत्तरी हिस्सा है इसको उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है। एक वक़्त सह्याद्री भी होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रतापगढ़ के जंगल थे। कृष्ण जी भास्कर नाम के एक व्यक्ति को दूध बना के भेजा जाता है शिवाजी के पास और कहा जाता है कि अफजल खां आपसे मीटिंग चाहता है। शिवाजी बुद्धिमान भी बहुत थे, मतलब राजा के जितने भी गुण होते हैं सभी शिवाजी के अंदर थे। शिवाजी को कहीं ना कहीं छल का अंदेशा हुआ। कृष्ण जी भास्कर चूंकि दूध थे उनका आवभगत की गई, सम्मान किया गया। उसी आवभगत में किसी प्रकार से शिवाजी ने कृष्ण जी भास्कर से इस बात का पता कर लिया कि वहां पे छल होगा, और कृष्ण जी भास्कर ये बताए थे कि आपको खाली हाथ आना है, आप सैनिक लेके नहीं आएंगे और प्रतापगढ़ के जंगल में मिलन होगा, मीटिंग की जाएगी, आपको अलग जागीर दी जाएगी, इस तरीके से बहाना बताया गया। जब ये सारी बातें हुई तो शिवाजी समझ गए। शिवाजी ने टिट फॉर टैट, संस्कृत में कहावत कही जाती है तो इंग्लिश की 60-60 समाचारित, इसका प्रयोग किया। और उसके बाद शिवाजी ने अपने मवालों को छुपा दिया उन्हीं जंगलों में, और हथियार ले नहीं जाने थे तो शेर के नाखून बगनखे जेब में रखे गए। अफजल खान से जब मुलाकात हुई तो अफजल खान ने उनको गले लगाया। गले लगाने का तरीका आदमी को बता देता है कि क्या बात है। एक कहानी सुनी होगी, जब छल का धृतराष्ट्र आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। यह महाभारत का कथानक था। यहाँ भी हुआ, लेकिन यह पुतला नहीं है, शिवाजी स्वयं था। शिवाजी को अंदेशा हुआ गले लगा रहा है, ये हमें मार देगा, और प्लान यही था शिवाजी को दबा के मार देना। वो लंबा चौड़ा था, शिवाजी उसके सीने तक आते होंगे मुश्किल से। शिवाजी ने जेब से अपने बगनखे निकाले, अफजल खां का पेट फाड़ दिया। अफजल खां की जो हत्या की शिवाजी ने, उसके बाद उस पूरे दक्कन के क्षेत्र में शिवाजी की तूती बोलना शुरू हुई। 1659 की लगभग ये बात थी। इसके बाद शिवाजी और बीजापुर के बीच फिर से संधि हो गई। राजनीति में आप लोग जानते हो ये चीजें चला करती हैं, कोई किसी पार्टी में चला गया, कोई किसी पार्टी में चला गया। अब बीजापुर शिवाजी एक हो गए। फिर वही बात हुई, अगर दक्षिण के लोग नीचे आएंगे तो हम मिलकर लड़ेंगे। औरंगजेब अब दिल्ली पे लगभग बैठ चुका था। कहानी देखिए हमने इनके पिताजी से शुरू की थी, ठीक है। वो जहांगीर के दरबार में फिर शाहजहां से समझौता हुआ, अब औरंगजेब आ गए। औरंगजेब अब दिल्ली पे बैठे हुए थे। औरंगजेब ने इनका नाम सुना तो औरंगजेब दक्षिण के अभियान में लगे हुए थे। दक्षिण के अभियान में जब लगे हुए थे
तो शाइस्ता खां जो औरंगजेब के मामा थे, इनको भेजा गया। 1663 में शाइस्ता खां ने एक डेरा डाला और सही समय का वेट कर रहे थे औरंगजेब को, शिवाजी को पकड़ने के लिए। शिवाजी, हमने आपको पहले भी बताया, मराठे जो थे वो गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध प्रणाली के ज्यादा करते थे, क्योंकि संख्या बल इनके पास कम होता था। औरंगजेब की इतनी विशाल सेना नहीं थी, औरंगजेब हिंदुस्तान का राजा हुआ करता था। शाइस्ता खां एक रात को अपने जो उन्होंने कैंप बना रखा था वहीं पे बैठे हुए थे, रात का समय था, तूफानी रात थी। इसका फायदा हुआ, अपने 400 मवालों के साथ शिवाजी ने आधी रात में हमला किया, तूफानी रात में, और शाइस्ता खां भागा। कहा तो यहां तक जाता है कि शाइस्ता खां अपने पूरे कपड़े भी नहीं पहन पाया था, अर्धनग्न अवस्था में भागा। भागते समय उसकी उंगली कट गई और शाइस्ता खां को वापस कर दिया। शाइस्ता खां वापस दिल्ली पहुंचा तो ये एक्चुअल औरंगजेब के मुंह में तमाचा था और शिवाजी की जीत थी। औरंगजेब इस बात से बहुत नाराज हुआ और उसने इस बार जिस व्यक्ति को भेजा वो भेजा सवाई राजा जय सिंह, आमेर के राजा थे, इनको भेजा गया। ये 63 की बात है। 46 में शिवाजी ने पहली जीत अर्जित की थी, ये हमने बताया, ठीक है। उसके बाद 1659 में अगर हम बात करें तो 1659 की बात थी अफजल खां की। अफजल खां को मारा गया, ठीक। 1659 में अफजल खां को मारा गया। 1663 में शाइस्ता खां। 1664 में शिवाजी ने सूरत की लूट पहली बार की। 1664 में शिवाजी की सूरत, 3 बार शिवाजी ने सूरत को लूटा था। ये सूरत की पहली लूट की। और 1665 में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। पेपर के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जून 1665, 22 जून 1665 पुरंदर की संधि। बात कुछ ऐसी रही कि जब सवाई राजा जयसिंह को नीचे भेजा गया तो एक बड़ी सेना लेके आए थे, लगभग लाख की सेना रही होगी, और शिवाजी के किले को घेर लिया। शिवाजी के कुछ सिपाही भी मारे गए, मवाले 500-600। अब शिवाजी करते क्या, जब घिर गए पूरी तरीके से, राशन रसद ये सब खत्म होना शुरू हुआ, तो शिवाजी ने समझौता करना ही उचित समझा और ये समझौता हुआ जयसिंह और शिवाजी के बीच 22 जून 1665। अपने आप की इंपॉर्टेंट डेट है पेपर के लिए, अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, छोटे पेपर से लेकर बड़े एग्जाम तक, शिवाजी और जयसिंह के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हो जाती है। इसमें अपने 23 किले औरंगजेब को देने पड़ते हैं, शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को रखना पड़ता है। संभाजी को हालांकि 500 का मनसब भी वहां दिया गया। इस तरीके से ये संधि पूरी होती है। इसके बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने का एक विचार बनाते हैं। इस विचार में कहा यह जाता है जयसिंह भी शामिल थे। शिवाजी एक चिट्ठी देते औरंगजेब को कि हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे सम्मान और हमारी जान की जिम्मेदारी आपकी होगी। औरंगजेब हाँ बोल देता है, क्योंकि इसमें मीडिएटर जयसिंह थे। जयसिंह ने बात कही थी, लेकिन शिवाजी जब राज दरबार में पहुंचे तो उनका सम्मान नहीं हुआ। सम्मान का मतलब जो बड़े लोग होते हैं इनका सम्मान करना चाहिए, उनको आगे की चेयर में बैठना चाहिए, उनको वहीं बैठाया जाता है। तो इनको तीसरी पंक्ति में खड़ा किया गया। इसको शिवाजी ने अपना अपमान माना, क्योंकि शिवाजी चाहते थे राजा के से जैसे मिला जाता है उसी तरीके से आप हमसे मुलाकात करें, और शिवाजी ने वहीं पे औरंगजेब को धूर्त कहा। औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी दोनों को कैद कर दिया। ये जो शिवाजी और संभाजी कैद हुए, ये कैद होते हैं आगरा शहर में, जयपुर भवन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, जयपुर भवन है कहाँ पे, आगरा में है, यहाँ पे कैद कर दिया जाता है शिवाजी को। बाद में औरंगजेब इनको मारने का कुछ प्लान बनाता, उससे पहले इन्होंने एक औरंगजेब के पास चिट्ठी भेजी या कुछ बताया कि हमको पूजा करनी है, कुछ लोगों को फल दान देने हैं, उसकी व्यवस्था कराई। औरंगजेब ने वो व्यवस्था कर दी और उन्हीं फल की टोकरी में दान जब देते थे डेली, तो उन्हीं में बैठ के वो चले गए। अपने पुत्र के साथ, संभाजी के साथ चले गए और उसके बाद फिर पहुंचते हैं दक्षिण में। हालांकि शिवाजी का ये जो आगरा टूर था ये पूरी तरीके से बेकार गया, लेकिन इस तरीके से बात हुई। 1665 की संधि, उसके बाद 66 के लगभग ये वहां जाते हैं और फिर वहां से वापस आ जाए। वापस जब आते हैं तो 1668 औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम मुअज्जम था। आपको पता होगा ये वही मुअज्जम है जो कि उत्तर मुगल काल में औरंगजेब की जब मृत्यु होगी तो बहादुर शाह प्रथम के नाम के गद्दी पे बैठेंगे, और उस समय मुअज्जम दक्षिण के सूबेदार थे।
यहाँ पे औरंगजेब की तरफ से मुअज्जम और शिवाजी के बीच एक संधि होती है और इसी संधि के दौरान औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि देते हैं 1668। और इस संधि को बोलते हैं गजब की संधि। गजब, ये गजब की संधि के रूप में जानी गई, यानी गजब संधि हो गई, ये आप समझो गजब संधि 1668। अब गजब संधि में राजा की उपाधि दी गई। राजा वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं, जैसे हम कहें राजा रवि वर्मा, त्रावणकोर के राजा जो थे उन्होंने रवि वर्मा, एक चित्रकार थे, पेंटर हुआ करते थे रवि वर्मा, उनको राजा की उपाधि दी। एक ये क्वेश्चन बनता है। रवि वर्मा के बाद दूसरा क्वेश्चन राजा राममोहन राय पे बनता है। ठीक है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इस तरीके से, और एक राजा हमने यह बताया गजब संधि 1668, ये जो मुअज्जम और शिवाजी के बीच, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है औरंगजेब और शिवाजी, चूंकि औरंगजेब राजा थे तो औरंगजेब भी लग सकता है। ये संधि होती 1668। लेकिन 1670 में पुनः मुगलों और शिवाजी के बीच लड़ाई प्रारंभ हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1670 में दूसरी बार जब सूरत लूट के शिवाजी वापस आ रहे थे तो मुगलों की सेना का आमना सामना होता। इस आमना सामना में मुगल सेना को बुरी तरीके से शिवाजी पराजित कर देते हैं और ये युद्ध कहलाता है कंचन मंचन का दर्रा युद्ध। ये कहलाता है कंचन मंचन दर्रा का युद्ध। कंचन मंचन दर्रा का युद्ध कहलाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिंडोरी का युद्ध। ठीक है, वाणी डिंडोरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है ये दोबारा। और यहाँ पे शिवाजी को एक बल मिला 1670 के बाद 1674 में शिवाजी अपना राज्याभिषेक करते हैं और अपनी उपाधि धारण करते हैं छत्रपति शिवाजी। 1674 में शिवाजी की उपाधि हो जाती है छत्रपति की, और छत्रपति शिवाजी के नाम से मराठा साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। स्थापना के बाद ये दो तरीके से अपना राज्याभिषेक कराते हैं, एक बार हिंदू धर्म के हिसाब से और दोबारा तांत्रिक धर्म के हिसाब से, दो तरीके से कराते हैं। तो ये तो शिवाजी के राज्याभिषेक की बात हुई। अब थोड़ा सा सैन्य प्रशासन अगर देख लें हम लोग, सॉरी जो प्रशासन था उसको देख लें, सैन्य प्रशासन भी देख लेंगे हम लोग। तो शिवाजी का जो प्रशासन था वो अष्टप्रधान मंत्रियों के अंतर्गत चलता था। अष्टप्रधान, हमको ये बात पता होनी चाहिए, अष्टप्रधान क्या थे, तो शिवाजी के मंत्री परिषद थे और इनमें जो प्रमुख पद होता था वो होता था पेशवा। हम लोग भाग 2 में पूरी पेशवाओं की कहानी भी देखेंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा पद होता था वो पेशवा का पद होता था। शिवाजी के 2 प्रमुख कर थे, जहां से हमारा क्वेश्चन बनता है, एक था चौथ और दूसरा था सरदेश मुखी। चौथ और सरदेश मुखी। चौथ जीतने वाले राजा से 1/4 लिया जाता था हिस्सा, और सरदेश मुखी शिवाजी बोलते थे हम आपकी रक्षा कर रहे हैं तो आपको 1/10 यानी जनता से भी लिया जाता था। ये शिवाजी के 2 प्रमुख टैक्स होते थे। आज हम लोग भाग 1 में इतना पढ़ेंगे और इसके बाद शिवाजी के आगे उनके उत्तराधिकारी और पेशवाओं के लिए हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।